नमस्कार फ्रेंड्स, ललित कला ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, ये हम आरपीएससी 2013 का पेपर सोल्व कर रहे हैं। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन आरपीएससी चित्रकला का 2013 का पेपर सोल्व कर रहे हैं और ये पार्ट तीसरा है, थर्ड पार्ट है, तीसरा पार्ट है। इससे पहले जो दो पार्ट है वो हम सोल्व कर चुके हैं, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से जाकर के आप देख लीजिएगा। तो अभी हमने 75 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, अभी ये 76 से हम स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले बता दूं फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन है वो भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे जो भी हम नए वीडियोस डालें तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का हमारा 76 नंबर क्वेश्चन है, सर्वाधिक 1444 स्तंभों वाला प्रसिद्ध ऐतिहासिक मंदिर है। 1444 स्तंभों वाला प्रसिद्ध ऐतिहासिक मंदिर है, ये कहाँ पे है? ये कहाँ पे है फ्रेंड्स? रणकपुर में है। रणकपुर कहाँ पे है? पाली में। कहाँ पे है? पाली में। और पाली कहाँ पे है? राजस्थान में। राजस्थान के पाली में, रणकपुर में, ये रणकपुर के मंदिर हैं। किसके मंदिर हैं? रणकपुर का मंदिर है। फ्रेंड्स, ये रणकपुर का मंदिर है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब देखिए, इसको बारे में थोड़ा मैं डिटेल से आपको बता दूँ, क्योंकि हम जो ये पेपर सोल्व कर रहे हैं ये डिटेल से कर रहे हैं, ताकि अच्छे से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए, दोबारा इस पे क्वेश्चन बने तो आप आसानी से कर सको। क्योंकि डिटेल से करेंगे तब सारी चीज़ें हैं वो आपको क्लियर होती जाएगी, इसलिए हम अच्छे से सोल्व करेंगे, एक्सप्लेन करके हम इसको जानेंगे। तो अभी देखिए, मैं बताता हूँ कि रणकपुर कहाँ पे पड़ता है? पाली में। कहाँ पे पड़ता है? पाली में। पाली कहाँ पे है? राजस्थान में। रणकपुर पाली में है, पाली कहाँ पे है? राजस्थान में। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, ये जो रणकपुर के मंदिर है, ये कौन से मंदिर है? ये जैन धर्म से संबंधित हैं। कौन से मंदिर है? जैन मंदिर है। रणकपुर के जैन मंदिर है, याद रखना। रणकपुर के कौन से मंदिर हैं? जैन मंदिर। अब देखिए, रणकपुर में एक मंदिर है जो बहुत फेमस है, जिसका नाम है चौमुखा। ये रणकपुर का मंदिर है, बहुत ही फेमस है, जिसका नाम है चौमुखा। क्या नाम है? चौमुखा। इसको बोलते हैं चौमुखा जैन मंदिर। क्या बोलते हैं? चौमुखा जैन मंदिर। क्या बोलते हैं? चौमुखा जैन मंदिर। अब देखिए फ्रेंड्स, ये रणकपुर में 1444 स्तंभों वाला मंदिर है, जिसको क्या बोलते हैं? चौमुखा जैन मंदिर, जो जैन धर्म से संबंधित है। अब देखिए, इसको चौमुखा क्यों बोलते हैं? चौमुखा का मतलब होता है चारों तरफ मुँह वाला, चारों तरफ मुँह है, यानी कि इसके द्वार क्या है? चारों तरफ है। जो मंदिर है उसके द्वार क्या है? चारों तरफ है। मंदिर के द्वार क्या है? चारों तरफ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? चौमुखा जैन मंदिर बोलते हैं। जैसे चारों तरफ इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है, चारों तरफ है, मुँह है, इसलिए क्या बोलते हैं? चौमुखा जैन मंदिर। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, ये जो मंदिर है ये 48,000 वर्ग फुट में है। कितने में? 48,000 वर्ग फुट में है ये। तभी इसमें क्या है? 1444 स्तंभ लगे हुए हैं और इसमें 24 मंडप हैं। क्या है फ्रेंड्स? 24 मंडप हैं और 85 शिखर हैं। 24 मंडप है और 85 शिखर है और 1444 क्या है? स्तंभ है। 1444 स्तंभ है, 24 मंडप हैं और 85 शिखर हैं। याद रखना, 48,000 वर्ग फुट में ये मंदिर बना हुआ है, जिसमें 24 मंडप हैं, 85 शिखर है और 1444 स्तंभ हैं। तो 1444 स्तंभों पे ये मंदिर खड़ा हुआ है। इस मंदिर को क्या बोलते हैं? चौमुखा जैन मंदिर। क्या बोलते हैं? चौमुखा जैन मंदिर। इसके अलावा इसका एक नाम और है फ्रेंड्स, वो भी आपको याद रखना है। मैंने क्या बोला? एक तो नाम बोला चौमुखा जैन मंदिर, इसको एक नाम और भी देते हैं, जिसका क्या नाम है? त्रैलोक्य दीपक। इसका नाम एक और भी है, इसको क्या बोलते हैं? त्रैलोक्य दीपक भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? त्रैलोक्य दीपक भी बोलते हैं। याद रखना, इसको क्या बोलते हैं? त्रैलोक्य दीपक। चौमुखा जैन मंदिर कह दो या त्रैलोक्य दीपक कह दो, जो कहाँ पे है? रणकपुर में है। कहाँ पे है? रणकपुर में। रणकपुर कहाँ पे है? पाली में। रणकपुर पाली ज़िले में पड़ता है। रणकपुर कहाँ पे पड़ता है? पाली ज़िले में, राजस्थान में। और जो पाली ज़िला है फ्रेंड्स, वो जोधपुर संभाग के अंतर्गत आता है। किस में आता है? जोधपुर संभाग के अंतर्गत आता है। ये जोधपुर संभाग में इसलिए बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैंने आरपीएससी जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसका एग्ज़ाम दिया हुआ है, मुझे पता है। क्योंकि उसमें क्या है,
ये ऐसे पाली नहीं पूछते हैं, वो क्या करते हैं संभाग दे करके पूछ लेते हैं कि हमें नॉलेज कहाँ तक है, कि हमें इतना पता है कि रणकपुर पाली ज़िले में पड़ता है। पाली कौन से ज़िले में पड़ता है, पाली कौन से संभाग में पड़ता है, ये भी आपको याद रखना है। तो पाली कौन से संभाग में पड़ता है, जोधपुर संभाग में। तो इसलिए रणकपुर के जो जैन मंदिर है वो जोधपुर संभाग के अंतर्गत आएंगे, याद रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, रणकपुर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 77। गंगा अवतरण विषय का मूर्तिकरण कहाँ हुआ है, गंगा अवतरण। देखिए फ्रेंड्स, ये जो गंगा अवतरण है इसका जो मूर्तिकरण यानी कि ये मूर्ति बनी हुई है, कहाँ पे बनी हुई है, महाबलीपुरम में। ये चेन्नई के पास में जगह है महाबलीपुरम। महाबलीपुरम एक जगह है चेन्नई के पास में जहाँ पे ये गंगा अवतरण की मूर्ति शिल्प बनी हुई है, गंगा अवतरण। अब जो गंगा अवतरण है ये एक पूरा सीन है भागीरथ तपस्या का। क्या है, भागीरथ तपस्या का। ये भी महाबलीपुरम में है, ये भी कहाँ पे है, महाबलीपुरम में। इसी सीन के अंदर है ये गंगा अवतरित होती हुई दिखाई देती है। भागीरथ तपस्या करता है जिससे गंगा क्या है, धरती पर अवतरित हो जाती है। गंगा धरती पर अवतरित हो जाती है, उतरती है। तो ये भागीरथ तपस्या नामक चित्र है जो कहाँ पे है, महाबलीपुरम में। कहाँ पे है, महाबलीपुरम में है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा और बताऊं। महाबलीपुरम जो है ये पल्लवकालीन स्थल है। कौन सा है, पल्लवकालीन स्थल है, पल्लव काल से संबंध रखता है। कौन से काल है, पल्लव काल का। याद रखना महाबलीपुरम जो है पल्लवकालीन स्थल है। कौन सा है, पल्लवकालीन स्थल है। खजुराहो चंदेल वंशीय है, ये पल्लव वंश से संबंधित, पल्लव काल यानी कि पल्लव वंश भी बोल सकते हो। ये चंदेल वंश से संबंध रखता है। एलोरा, एलिफेंटा और कन्हेरी ये राष्ट्रकूटकालीन है। कौन से कालीन है, राष्ट्रकूट वंश या राष्ट्रकूट काल। ओसियां जोधपुर में पड़ता है ये मंदिर है, इनका देखेंगे हम आगे। तो एलोरा कहाँ पे, राष्ट्रकूटकालीन, और खजुराहो चंदेल वंशीय है, और महाबलीपुरम क्या है, पल्लव काल या पल्लव वंश से संबंधित है। ये आप लिख लीजिए, एलोरा, एलिफेंटा, कन्हेरी, ये 3 गुफाएं हैं। एलोरा, एलिफेंटा, कन्हेरी जो राष्ट्रकूटकालीन मानी जाती हैं, और पल्लवकालीन एक ही स्थल है जो है महाबलीपुरम। बहुत फेमस है ये महाबलीपुरम। ठीक है फ्रेंड्स, अभी देखिए महाबलीपुरम के बारे में थोड़ा और जानते हैं। महाबलीपुरम जो है इसमें 3 प्रकार के मंदिर बने हुए हैं। महाबलीपुरम में मंदिर बने हुए हैं जो 3 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के। उसमें पहला है रथ मंदिर, दूसरा है मंडप, शैल मंडप जिसे बोल सकते हो आप। दूसरा कौन सा है, मंडप। और तीसरा कौन सा है, तीसरा है रचना प्रधान। तीसरा क्या है, रचना प्रधान। ये देखिए फ्रेंड्स, पहला प्रकार का है रथ मंडप, और दूसरा है मंडप, और तीसरा है रचना प्रधान। अब देखिए ये महाबलीपुरम में 3 प्रकार के मंदिर बने हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब बताओ कि रथ का मतलब क्या है। रथ का मतलब होता है रथ, रथ के आकार में बना हुआ मंदिर होता है रथ मंदिर। तो 7 बने हुए हैं। कितने बने हुए हैं, 7। तो इसको बोलते हैं सप्तरथ। क्या बोलते हैं, सप्तरथ। सप्तरथ मंदिर कहाँ पे है, रथ मंदिर कहाँ पे है, महाबलीपुरम में। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि रथ मंदिर कहाँ पे है, सप्तरथ मंदिर कहाँ पे है, तो महाबलीपुरम में है। कहाँ पे है, महाबलीपुरम में। ये 5 पांडव हैं, 5 पांडव के नाम पे भी रथ थे इसमें। जैसे 5 पांडव, द्रौपदी भी है 6, तो 7 रथ ऐसे करके क्या है, 7 रथ बने हुए हैं। द्रौपदी, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, ऐसे करके 7 रथ बने हुए हैं। कितने रथ बने हुए हैं, 7 रथ। अभी तो लगभग खंडर हो चुके हैं, थोड़े से बचे हैं। तो सप्तरथ कहाँ पे है, महाबलीपुरम में। तो ये हो गए रथ मंडप, रथ मंदिर। क्या हो गए, रथ मंदिर जो रथ के आकार में बने हैं। इसके बाद में देखिए शैल मंडप है। ये क्या है, मंडप जो है शैल मंडप बोल सकते हैं आप, शैल। इसमें क्या है, कोई पहाड़ है ये। अब इस पहाड़ को सीधा यहाँ पे ऐसे दरवाज़ा करके कट कर दिया, अंदर से खाली कर दिया, ये मंदिर बना दिया। ये पहाड़ है, इस पहाड़ पे ये मंदिर बना दिया, तो ये शैल मंडप हो गया। क्या हो गया, शैल मंडप। इसमें खुदाई करके, पत्थर में, पहाड़ में खुदाई करके मंदिर बना दिया, वो कौन सा है, शैल मंडप। तो ये दूसरा प्रकार हो गया। तीसरा प्रकार है रचना प्रदान। इसमें क्या होता है, जैसे पत्थर को लगा लगा करके ज़मीन पे ऐसे रखा, जैसे अपन ईंट से घर बनाते हैं, ईंट से मंदिर बनाते हैं ना, उसी प्रकार से पत्थर रख रख के मंदिर बनाया है। वो मंदिर कौन सा होता है, वो होता है रचना प्रधान। कौन सा मंदिर होता है, रचना प्रधान, जिसमें आता है सौर टेम्पल। कौन सा आता है, सौर टेम्पल।
जिसमें कौन सा आता है, सौर टेम्पल। कुछ इस तरीके से नाम है, देखो सौर टेम्पल। तो ये सौर टेम्पल कहाँ पे, बहुत फेमस है ये सौर टेम्पल, इसके बारे में पूछ सकते हैं अभी आगे। तो सौर टेम्पल कहाँ पे है, महाबलीपुरम में। कहाँ पे है, महाबलीपुरम में। इसकी द्वितल योजना है, इसमें 2 मंदिर हैं। कितने हैं, एक ही मंदिर में 2 मंदिर है, द्वितल योजना है। कैसी योजना है इसकी, द्वितल योजना। सौर टेम्पल कहाँ पे है, महाबलीपुरम में, जो रचना प्रधान है। तो इसका मतलब महाबलीपुरम में 3 प्रकार के मंदिर है। और ये महाबलीपुरम पल्लवकालीन स्थल है। इसमें गंगावतरण का दृश्य है, भागीरथ तपस्या का दृश्य है, जिसके अंदर ये गंगावतरण का दृश्य बना हुआ है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 78 शयन मुद्रा में मिली सर्वाधिक मूर्तियाँ किसकी है। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि विष्णु भगवान जो है, इनकी लगभग लेटी हुई प्रतिमा मिलती है। लेटी हुई प्रतिमा ही हमें देखने को मिलती है। ये आपको पता होगा, याद होगा, आपने फ़ोटोज़ में काफ़ी जगह देखा होगा, टीवी में। तो विष्णु भगवान जो दिखाई देते हैं वो लगभग लेटे हुए दिखाई देते हैं, यानी कि शयन मुद्रा में ही दिखाई देते हैं। कौन सी मुद्रा में, शयन मुद्रा में। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, विष्णु भगवान। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 79, ये देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इस पे आप गौर दीजिएगा। अब देखिए इसके बारे में मैं बताऊं कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है, इसने लाट बनवाई है, वो किस माध्यम में बनी है। इसके द्वारा जो लाट बनवाई गई है वो किस माध्यम में है। तो इसने जो लाट बनवाई है वो लोहा माध्यम में है। कौन से माध्यम में है, लोहा माध्यम में। अब मैं बताता हूँ कि लोहा माध्यम में क्यों है। आपको पता है, एक नाम आपने सुना होगा, लोहा स्तंभ। क्या नाम, लोहा स्तंभ। आपने सुना होगा आयरन पिलर, इंग्लिश में बोलते हैं आयरन पिलर, हिंदी में बोलते हैं लोहा स्तंभ। क्या बोलते हैं, लोहा स्तंभ। अब लोहा स्तंभ कहाँ पे है, नई दिल्ली के अंदर जो कुतुब परिसर है। क्या है, कुतुब परिसर। कुतुब परिसर का मतलब होता है, कुतुब मीनार भी है वहाँ पे, ये लोहा स्तंभ भी है। तो वो पूरे परिसर, जो प्रांगण है पूरा कुतुब परिसर, उसको बोलते हैं कुतुब परिसर। तो ये कुतुब मीनार के पास में नई दिल्ली में स्थित है लोहा स्तंभ, जो किसके द्वारा बनाया गया है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के ने बनवाया है। और ये आज से लगभग 1600 साल पुराना है। कितना है, 1600 साल पुराना। और इसकी विशेषता क्या है कि इस पे आज तक जंग नहीं लगा दोस्तों। ये लोहे का बना हुआ स्तंभ है, फिर भी आज तक इसमें जंग नहीं लगा। क्या नहीं लगा, जंग नहीं लगा इस पे दोस्तों। लोहे का बना हुआ है, लोहे पे 1 साल के अंदर जंग लग जाता है, लेकिन ये 1600 साल पुराना हो गया, फिर भी आज तक इस पे जंग नहीं लगा। बहुत ही बेहतरीन नमूना है ये भारत के अंदर, जो किसके द्वारा बनाया गया है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा बनवाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए लाट क्या होता है ये भी मैं बता दूं, तो आप याद रखना, लोहा स्तंभ जो है ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा बनाया गया है, जो कहाँ पे है, कुतुब मीनार के पास है। कहाँ पे है, कुतुब मीनार के पास। कुतुब मीनार जो नई दिल्ली में है उसके पास में है। कुतुब मीनार नई दिल्ली में है, उसके पास में है लोहा स्तंभ, लोहा स्तंभ। अब देखिए ये लाट शब्द इसने क्यों लिखा है, लाट शब्द इसने क्यों लिखा है। स्तंभ होता है, क्या होता है, स्तंभ। अब देखो पिलर होता है, स्तंभ होता है। जैसे आप बताओ, एक सारनाथ का स्तंभ सुना है आपने, सारनाथ पिलर, सारनाथ का स्तंभ, जिसको नेशनल राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में चुना गया है, नेशनल एम्ब्लेम के रूप में, राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में जिसको चुना गया है, सारनाथ के स्तंभ को, सारनाथ के स्तंभ को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में चुना गया है। अब देखिए ये स्तंभ होता है, उसकी जो बनावट होती है उसमें ये लाट शब्द आता है, उसमें क्या आता है, लाट शब्द आता है। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, आप ध्यान दीजिए, हर एक पॉइंट हमारा जो है वो इम्पोर्टेंट होगा, हर एक चीज़ आपको समझाऊँगा, हर एक टॉपिक आपको क्लियर कराएंगे। अभी आगे 15 अप्रैल 2022 से हमारी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड ड्राइंग की क्लासें स्टार्ट हो रही है। कोई ज्वाइन करना चाहे तो ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पे हमारा ग्रुप है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड चित्रकला करके, और ललित कला ज्ञान भी ये ग्रुप है टेलीग्राम में, वहाँ पे भी आप ज्वाइन होना चाहो टेलीग्राम में तो आप ग्रुप सर्च करो। एक ग्रुप है और एक चैनल है, 2 है दोस्तों, एक ग्रुप है और एक चैनल है, ये 2 है टेलीग्राम में, ललित कला ज्ञान नाम से। तो आप सर्च करके इनमें ज्वाइन हो जाइए, तो उनमें हम चीज़ें, ये वीडियोस के लिंक वगैरह जो भी चीज़ें होगी, नई नई चीज़ें, वो उनमें हम प्रोवाइड करवाएंगे। तो जो क्लास स्टार्ट हो रही है उनका भी हम नोटिफिकेशन वहाँ पे देंगे। 15 अप्रैल 2022 को क्लासें स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो अब देखिए स्तंभ के बारे में मैं बताता हूँ, स्तंभ के बारे में।
तो देखो स्तंभ कुछ ऐसा होता है, फिर उसके ऊपर कुछ ऐसा होता है, फिर यहाँ पे कुछ ऐसे करके ऐसे होता है, फिर इसके ऊपर ऐसे होता है, फिर उसके ऊपर ऐसे होता है, कुछ इस तरीके का शेप होता है, कुछ इस तरीके का शेप होता है। अब इसके ऊपर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये शेर की आकृति ऐसे बनी हुई है, ये शेर की आकृति बनी हुई है। तो ये क्या है, ये स्तंभ है, ये क्या है, ये स्तंभ है। अब देखिए इसका सीन कुछ ऐसा है, ध्यान दीजिएगा, इसका सीन कुछ ऐसा है कि ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको बोलते हैं लाट, ये जो पिलर होता है इसको क्या बोलते हैं, लाट बोलते हैं। याद रखना ये जो लाट शब्द है ये यही है, जो पिलर दिख रहा है आपको नीचे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो पिलर दिख रहा है, नीचे तक जो पिलर होता है इसको बोलते हैं लाट। क्या बोलते हैं, लाट। आ गया होगा समझ में, इसको बोलते हैं लाट। अब देखो ये लाट है, इसके ऊपर ये देखो ये रेड कलर की, ये देखो ये जो दिख रही है ये एक पट्टी जैसी, ये इतनी दिख रही है, ये पट्टी जैसी इतनी दिख रही है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेखला। क्या बोलते हैं, मेखला। ये ड्राइंग आप अपने जो नोट्स वगैरह बना रहे हो, अगर नहीं बना रहे तो बनाया करो। ये जो पेपर सोल्व कर रहे हैं इनको आप नोटबुक लेकर के बैठा करो, तब सोल्व किया करो, ताकि ये चीज़ मैं जो बताऊँ आप नोटबुक में नोट करते जाओ, तो आपको सारे कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाएंगे, तो आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और एग्ज़ाम आप अच्छे से क्रैक कर सकते हो, आपके परसेंटेज अच्छे आएंगे। तो देखो ये जो नीचे वाला पार्ट लाट, इसके ऊपर देखो ये पट्टी जैसी होती है, इसको क्या बोलते हैं, मेखला। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेखला। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो मेखले के ऊपर ये जो शेप है, ये यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक, ये उल्टे कमल के जैसी आकृति है। क्या है, उल्टे कमल के जैसी आकृति है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेट की। उल्टा जो घंटा होता है, घंटाकृति भी बोल सकते हैं, उल्टी घंटाकृति है, तो इसको क्या बोलते हैं, बेट की। क्या बोलते हैं, बेट की। याद रखना इसको बोलते हैं बेट की। तो सबसे नीचे लाट है, लाट के ऊपर क्या है, मेखला, मेखला के ऊपर क्या है, बेट की। अब बेट की के नीचे यहाँ पे देखो ये पट्टी जैसी दिख रही है, ये वाली जो पट्टी जैसी दिख रही है, इसमें हम येलो कलर कर देते हैं। ये वाली जो पट्टी जैसी दिख रही है, ये येलो कलर जो हमने कर दिया, ये वाली पट्टी दिख रही है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंठा। इसको क्या बोलते हैं, कंठा। इसको बोलते हैं कंठा। अब देखो कंठा के ऊपर ये हो गई कंठा, कंठा के ऊपर ये जो है, ऊपर ये जो, इसको बोलते हैं चौकी, जिसके अंदर देखो यहाँ पे क्या है, चक्र बना हुआ है, फिर यहाँ पे 4 पशु बने हुए हैं, फिर यहाँ पे भी चक्र है, यहाँ पे भी चक्र है, उधर भी चक्र है, चारों साइड में 4 चक्र हैं, और यहाँ पे क्या पशुओं की आकृतियाँ बनी हुई है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं चौकी। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं चौकी। क्या बोलते हैं, चौकी। ठीक है फ्रेंड्स। अब चौकी के ऊपर ये जो शेर बने हुए हैं, क्या बने हुए हैं, ये जो शेर बने हुए हैं, इन शेर को, ये इतना वाला पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं शीर्ष। क्या बोलते हैं, शीर्ष। आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, तो इसको क्या बोलते हैं, शीर्ष। तो सबसे नीचे क्या है, ये यहाँ तक क्या है, लाट। इसके ऊपर ये जो पट्टी होती है ये क्या होती है, मेखला। इसके ऊपर ये उल्टी जो फूल की आकृति, कमल के फूल जैसी आकृति, उल्टे घंटे की जैसी आकृति है, इसको क्या बोलते हैं, बेट की। इसके ऊपर ये जो पट्टी जैसी दिख रही है येलो कलर की, इसको क्या बोलते हैं, कंठा। इसके ऊपर ये जो चक्कर जिसमें बना हुआ है, 4 पशु आकृति बनी है, इसको क्या बोलते हैं, चौकी। चौकी के ऊपर ये जो शेर बने हुए हैं ऊपर, इसको क्या बोलते हैं, शीर्ष। उसको क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं फ्रेंड्स। तो ये हो गया हमारा स्तंभ। अब देखो इस स्तंभ में भी एक नाम आता है परगहा। क्या नाम आता है, परगहा। अब देखो परगहा क्या होता है, अब मैं आपको बताता हूँ। ये लाट के ऊपर मेखला है, यहाँ से लेकर इसमें मेखला आ जाता है, बेट की आ जाती है, और कंठा आ जाता है, और चौकी आ जाती है। तो चौकी, ऊपर से चौकी, फिर कंठा, फिर बेट की, फिर मेखला। तो यहाँ तक का जो पार्ट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट है, यहाँ तक का लाट छूट गया, और सिर्फ ओनली 2 चीज़ छूटी है, एक तो सिर छोड़ दिया और एक लाट छोड़ दिया, बाकी चारों चीज़ें ले ली। क्या, मेखला, बेटकी, कंठा, चौकी, ये 4 चीज़ हो गई। इस चारों को जो कॉम्बिनेशन बनता है इसको बोलते हैं परगहा। क्या बोलते हैं, परगहा। ये यहाँ तक का जो पार्ट है इसको क्या बोलेंगे, परगहा। याद रखना ये यहाँ तक का जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, परगहा। तो ये हो गया हमारा स्तंभ। तो ये है स्तंभ का स्ट्रक्चर। आज के बाद में जब भी हम पूछें, जब भी हमारे दिमाग में आए, तो ये स्ट्रक्चर दिमाग में आ जाना चाहिए, रट लीजिए। ये इनका क्रम भी है ये। तो सबसे पहले नीचे लाट है, लाट के ऊपर मेखला, फिर बेटकी, फिर कंठा, फिर चौकी, फिर सबसे ऊपर क्या है, शीर्ष।
और जिसमें परगहा के अंदर क्या होता है, परगहा के अंदर लाट होता है क्या, नहीं होता। शीर्ष होता है क्या, नहीं होता। तो परगहा में क्या होता है, मेखला, बैठकी, कंठा, चौकी, ये क्रम है। ऊपर से नीचे क्रम काउंट करें तो कैसे होगा, चौकी, कंठा, बैठकी, मेखला। याद रखना, ये रट लीजिए आप, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा बनाया गया लोहा स्तंभ है, जो कुतुब परिसर दिल्ली में है। लाट भी बोल सकते हो आप इसको, लोहा स्तंभ नई दिल्ली कुतुब परिसर में है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 80 नंबर। विष्णु प्रतिमा में गदा को किस प्रतीक के रूप में अंकित किया गया है, गदा को किस रूप में अंकित किया गया है। तो गदा को सहचरी या संगीनी के रूप में चित्रित किया गया है। किसके रूप में, सहचरी या संगीनी के रूप में अंकित किया गया है। गदा क्या होती है, जो बालाजी होते हैं, हनुमान जी होते हैं, वो हाथ में कुछ इस तरीके की एक हथियार लेके रखते हैं। कुछ इस तरीके का हथियार लेके रखते हैं। तो ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गदा। क्या बोलते हैं, गदा। जो बालाजी के हाथ में होता है वही एक विष्णु के हाथ में भी होता है। विष्णु भगवान के हाथ में चक्र भी होता है, पद्म भी होता है। पद्म का मतलब होता है कमल, कमल भी होता है, शंख भी होता है, और ये गदा भी होती है। तो ये इनके हाथ में होता है, किसके हाथ में, विष्णु के हाथ में। तो ये जो गदा होता है ये किस प्रतीक के रूप में होता है, तो सहचरी या संगीनी के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, सहचरी या संगीनी, यानी कि साथी, आप साथी भी बोल सकते हो। सहचरी, संगीनी यानी साथी, सहचरी, संगीनी, साथी, फीमेल जो साथी होती है उसके रूप में होता है क्या, गदा, विष्णु प्रतिमा में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सांची में किस धर्म की कला शिल्प को प्रदर्शित किया गया है। सांची में बौद्ध धर्म की कला शिल्प को प्रदर्शित किया गया है। सांची में स्तूप बना है, जो बौद्ध धर्म, जो बुद्ध भगवान है उसकी जो समाधि के रूप में आप बोल सकते हो, उनको जो दफनाया जाता है उनकी राख वहाँ पे रखी गई है। तो वो किसकी होगी, बुद्ध भगवान की। तो बुद्ध भगवान का कला शिल्प किया गया है सांची स्तूपा के अंतर्गत, बुद्ध भगवान से संबंध रखता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 82। लाट व परगहा के भाग हैं। अब देखिए ये आ गया हमारा क्वेश्चन दोस्तों, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। लाट व परगहा किसके भाग है, अभी हम ऊपर करके आए, अच्छे से सोल्व करके आए, अच्छे से समझाया हमने। तो किसके भाग हैं, स्तंभ के भाग हैं। नीचे वाला पार्ट क्या होता है, लाट, नीचे वाला पार्ट क्या होता है, लाट, और ये वाला पार्ट क्या होता है, ये वाला पार्ट क्या होता है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट क्या होता है, परगहा। क्या होता है, परगहा। और ये नीचे वाला पार्ट क्या है, लाट। और इसके ऊपर जो मूर्ति रखी जाएगी वो, ये मूर्ति क्या होगी, ये मूर्ति होगी शीर्ष। ये ऊपर का भाग क्या होता है, शीर्ष, ऊपर का भाग क्या होगा, शीर्ष। और ये क्या है, परगहा, मेखला, बैठकी, कंठा, चौकी। याद है तो, मेखला, बैठकी, कंठा और चौकी, ये चार भाग को मिलकर के क्या बनता है, परगहा। और नीचे वाला पार्ट क्या है, लाट। तो लाट व परगहा किसके भाग होंगे, लाट व परगहा स्तंभ के भाग होंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 83। गांधार शैली की मूर्तियों पर प्रभाव है। गांधार शैली की मूर्तियों पर किसका प्रभाव है। तो फ्रेंड्स, गांधार शैली की मूर्तियों पर यूनानी शिल्प का प्रभाव है। यूनान का प्रभाव है, किसका प्रभाव है, यूनानी शिल्प का, इंडो ग्रीक, भारतीय यूनानी। गांधार शैली को बोलते हैं भारतीय यूनानी। क्या बोलते हैं, भारतीय यूनानी, क्योंकि गांधार शैली पे यूनानी का प्रभाव है। तो इसको मुख्य रूप से इसको क्या बोलते हैं, भारतीय यूनानी। एक साथ में बोले तो इंडो ग्रीक, भारतीय यूनानी बोलते हैं। गांधार शैली में जो शिल्प बने हैं वो ग्रे शिस्ट पत्थर से बने हैं। किससे बने हैं, ग्रे शिस्ट पत्थर से, ग्रे शिस्ट पत्थर से, यानी कि काले स्लेटी पत्थर से। किससे, काले स्लेटी पत्थर से, काले स्लेटी पत्थर से शिल्प बने हैं। जो मूर्तियां बनी हैं वो काले स्लेटी पत्थर से बनी हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रे शिस्ट। क्योंकि एग्जाम में पूछते हैं, बहुत बार पूछा भी गया है, नेट के एग्जाम में भी पूछा गया है, तो पूछ सकते हैं कोई से भी एग्जाम में। ग्रे शिस्ट पत्थर कौन सा है, ग्रे चिस्ट पत्थर भी बोलते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं, ग्रे चिस्ट भी बोलते हैं, ग्रे शिस्ट भी बोलते हैं। तो काला स्लेटी पत्थर है। और इसमें कौन सी मूर्तियों का प्रभाव है, यूनानी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 84। उदयपुर के समीप नागदा में
कौन से मंदिर प्रसिद्ध है? नागदा कहाँ पे है? उदयपुर में, जिसमें सहस्त्र बाहु यानी कि सास बहू के मंदिर हैं। सास बहू के मंदिर हैं कहाँ पे? नागदा उदयपुर में। तो कौन सा हो जाएगा? सहस्त्र बाहु का मंदिर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नागदा उदयपुर में सास बहू का मंदिर है जो बहुत ही फेमस है। 85 क्वेश्चन क्या बोलता है कि निम्नलिखित एक समूह में सभी मूर्तिकार के रूप में है, उनको हमें बताना है। तो सभी मूर्तिकार, धनराज भगत इसमें मूर्तिकार हैं, मीरा मुखर्जी भी मूर्तिकार है, शंखो चौधरी भी मूर्तिकार है, राम वी सुतार भी मूर्तिकार है, जिसने द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई है ना गुजरात के अंदर, तो ये भी मूर्तिकार हैं। शंखो चौधरी भी मूर्तिकार है, मीरा मुखर्जी भी मूर्तिकार है और धनराज भगत भी मूर्तिकार हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। 86 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से स्त्री कलाकार कौन है? तो ये आरपीएससी के एग्ज़ाम में 3 जो एग्ज़ाम हो चुके हैं अब तक, तीनों एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है, अब की बार भी ये पूछ सकते हैं। तो महिला कलाकार कौन है? गोगी सरोजपाल है। कौन है? गोगी सरोजपाल। याद रखना, महिला कलाकार कौन है? गोगी सरोजपाल है। गोगी सरोजपाल ये मेल आर्टिस्ट है। ये क्या है? ये मेल आर्टिस्ट है और ये फीमेल आर्टिस्ट है। ये फीमेल आर्टिस्ट है गोगी सरोजपाल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 87 धातु मूर्ति शिल्प के क्षेत्र में चिर परिचित नाम है। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है और ऑप्शन नंबर 4 भी हमारा सही है। 1 और 4 ये दोनों ऑप्शन सही हैं, क्योंकि धातु मूर्ति शिल्प में इन्होंने भी काम किया है, पीवी जानकी राम ने भी काम किया है और मीरा मुखर्जी ने भी काम किया है। इन दोनों कलाकार ने काम किया है। तो आरपीएससी ने इस क्वेश्चन को क्या माना है? गलत माना है, क्योंकि इसमें दोनों ऑप्शन सही है, 1 और 4। याद रखना, आपको मैं बता रहा हूँ कि पीवी जानकी राम व मीरा मुखर्जी दोनों इसमें फेमस हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 88 सन 2010 में राजस्थान के किस कलाकार को पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो 2010 में पद्मश्री से सम्मानित अर्जुन लाल प्रजापति है। कौन है? अर्जुन लाल प्रजापति, जिसने बनी ठनी की मूर्ति बनाई थी। क्या बनाई थी? बनी ठनी की मूर्ति। अगर मैं आपसे पूछूं कि बनी ठनी की पेंटिंग किसने बनाई थी? निहाल चंद ने। किसने बनाई थी? निहाल चंद ने, जो भारत की मोनालिसा के रूप में प्रसिद्ध है। तो 2010 में पद्मश्री से सम्मानित कलाकार कौन है? मूर्तिकार है ये अर्जुन लाल प्रजापति। 89 पे चलते हैं। ट्रिम्फ ऑफ लेबर। ट्रिम्फ ऑफ लेबर यानी कि श्रम की विजय, श्रम की जीत या श्रम की विजय, ये इंग्लिश में दे दिया ट्रिम्फ ऑफ लेबर। स्टूडेंट ने पढ़ा हुआ है श्रम की विजय। क्या पढ़ा हुआ है? श्रम की विजय, श्रम की विजय। अभी देखो, इसके बारे में मैं बताता हूँ कि कन्फ्यूज़न क्या होता है। स्टूडेंट क्या करते हैं? हिंदी में पढ़ते हैं श्रम की विजय, श्रम की विजय, डीपी राय चौधरी, श्रम की विजय, डीपी राय चौधरी, ये पढ़ लिया। अब उनको ये नहीं पता कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रिम्फ ऑफ लेजर, ट्रिम्फ ऑफ लेबर यानी कि श्रम की जीत या श्रम की विजय, लेबर की जीत, लेबर की जीत ऐसे भी बोल सकते हो, लेकिन इसका टाइटल क्या है? श्रम की विजय। ठीक है। भारी भरकम पत्थर उठाने का प्रयास कर रहे हैं मजदूर, ऐसा है करके ये एक मूर्ति शिल्प है। तो बच्चे क्या करते हैं? ये श्रम की विजय पढ़ रखा है, रट रखा है, लेकिन इंग्लिश में नाम दे दिया तो कन्फ्यूजन में चले जाएंगे। इसलिए कहता हूँ कि जो भी पेंटिंग, जो भी कार्य है, जो भी मूर्ति है, आप इंग्लिश में भी देखो और हिंदी में भी देखो, दोनों मीडियम में आप चीज़ें सर्च किया करो, दोनों मीडियम में आप देखा करो, ताकि आपको समझ में आ जाए सारी बातें। क्योंकि एग्ज़ाम बनाने वाला जो है वो इंग्लिश में दे देता है, क्योंकि वो उनके दिमाग को आंकता है कि उसने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, उसने रटा है या समझा है या पढ़ा है, क्या करा है, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन देखो ऐसे बन गया, ट्रिम्फ ऑफ लेबर, न कि ऐसे लिखा, हिंदी में नहीं लिखा है श्रम की विजय, इंग्लिश में भी क्या लिखा है? ट्रिम्फ ऑफ लेबर लिखा है, श्रम की विजय, और इसी को हिंदी में लिख दिया ट्रिम्फ ऑफ लेबर। देखो इंग्लिश में ही है ये शब्द ट्रिम्फ ऑफ लेबर, ये देखो, इसको हिंदी में लिखते तो ऐसे लिखते श्रम की विजय, तो इसने इंग्लिश में लिखा है। तो इसमें कौन है? डीपी राय चौधरी। तो ये फ्रेंड्स नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में भी लगी हुई है एक मूर्ति, और एक जो मुख्य मूर्ति है वो कहाँ पे लगी हुई है? मरीना बीच चेन्नई में। कहाँ पे लगी हुई है? मरीना बीच चेन्नई में है। श्रम की विजय मूर्ति कहाँ पे है? मरीना बीच चेन्नई में है। और एक नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली में है। ये कहाँ पे है? ये मरीना बीच चेन्नई में है, जो कांस्य की बनी हुई है। किसकी? कांस्य की। किसकी बनी हुई है? कांस्य की बनी हुई है, याद रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप जयपुर के संस्थापक सदस्य कौन थे?
तो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप जयपुर है, उसके संस्थापक सदस्य कौन थे? मोहन शर्मा। कौन थे? मोहन शर्मा। ये अमूर्त कलाकार हैं। क्या है? अमूर्त कलाकार, राजस्थान के अमूर्त कलाकार हैं। अमूर्त कलाकार सुरेश शर्मा और मोहन शर्मा, ये दोनों अमूर्त कलाकार हैं, अमूर्त कला से संबंध रखते हैं। तो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के संस्थापक सदस्य हैं मोहन शर्मा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 91। मूर्ति कला से ही उत्पन्न एक प्रयोगात्मक कला है। मूर्ति कला से उत्पन्न एक प्रयोगात्मक कला कौन सी है? संस्थापक कला है। कौन सी कला है? संस्थापक कला। ग्राफिक कला प्रिंट जो है, छापा कला, उससे संबंध रखती है, तो ग्राफिक कला नहीं होगी। वीडियो कला एक वीडियोग्राफी से संबंध आ जाती है, जिसमें मूर्ति कला का कोई संबंध नहीं है। इसी से एक प्रयोग किया है और प्रयोग करके संस्थापन कला बनी है। पॉप आर्ट है वो चित्र से संबंधित कला है, जो दीवारों वगैरह पे की जाती है। तो संस्थापक कला है, कौन सी है? संस्थापक कला, जिसको बोलते हैं इंस्टॉलेशन आर्ट। क्या बोलते हैं? इंस्टॉलेशन आर्ट, संस्थापक कला। तो ये मूर्ति कला से उत्पन्न एक प्रयोगात्मक कला है, जिसमें क्या है? काइनेटिक आर्ट भी आती है। काइनेटिक आर्ट यानी कि हिलते हुए मूर्ति शिल्प, हिलते हुए मूर्ति शिल्प, गतिशील मूर्ति शिल्प, जो संस्थापक कला के अंतर्गत आती है। तो ये मूर्ति कला से उत्पन्न एक प्रयोग किया है, वो प्रयोगात्मक कला है। कौन सी? संस्थापन कला, जिसमें काइनेटिक आर्ट, मैं शब्द बता रहा हूँ, काइनेटिक आर्ट। आप यूट्यूब या गूगल को बोलो, या यूट्यूब पे आप माइक ऑन करके बोलो काइनेटिक आर्ट, सर्च करके देखो, वीडियोस देखो, आपको समझ में आ जाएगा काइनेटिक आर्ट क्या है। उसमें आप इंस्टॉलेशन आर्ट भी देख लेना, काइनेटिक इंस्टॉलेशन आर्ट, जिसमें हिलते हुए मूर्ति शिल्प वगैरह आते हैं। तो मूर्ति कला से ही प्रयोगात्मक करके जो कला बनती है वो इंस्टॉलेशन आर्ट है। समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 92। के हेबर का पूरा नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, आर्टिस्ट के जो भी हैं, जिनके पूरे नाम वगैरह हैं, ये इनका भी हम एक वीडियो लेके आएंगे अलग से, वो भी हम अच्छे से सोल्व करेंगे, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा। अभी मैं आपको बता दूं के हेबर का पूरा नाम क्या है? कांतिगिरी कृष्ण हेबर। क्या है? कांतिगिरी कृष्ण हेबर। कांतिगिरी कृष्ण हेबर है के हेबर का पूरा नाम, जिनका जन्म कब हुआ था? 1912 में। 1912 में जन्म हुआ था के हेबर, कांतिगिरी कृष्ण हेबर। इनकी प्रसिद्ध पेंटिंग है कॉक फाइट, मुर्गों की लड़ाई। क्या है? कॉक फाइट। देखो मैंने क्या बोला था? ट्रिम्फ ऑफ लेबर, श्रम की विजय। तो इंग्लिश में क्या है? कॉक फाइट है। मैंने कॉक फाइट याद कर रखा है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर इंग्लिश में लिखेगा ना, तो ऐसे ही लिखेगा COCK कॉक, FIGHT कॉक फाइट, और यहाँ पे नीचे क्या लिखेगा? मुर्गों की लड़ाई। तो अब ये पढ़ा है तो इंग्लिश में देख के आप कर सकते हो ना। यहाँ पे कॉक फाइट लिख दिया आपने, मुर्गों की लड़ाई पड़ा हुआ है, तो कन्फ्यूजन में चले जाओगे। कॉक फाइट पड़ा हुआ है, यहाँ पे मुर्गों की लड़ाई है, लेकिन यहाँ पे कॉक फाइट लिखा हुआ मिल गया, तो आप इनको सही कर सकते हो। तो ऐसा नेट के एग्ज़ाम में करना होता है आपको याद, हिंदी इंग्लिश दोनों में, दोनों मीडियम में। तो के हेबर का पूरा नाम क्या हो गया? कांतिगिरी कृष्ण हेबर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 93। एक भारतीय चित्रकार जिसने यताति श्रृंखला का सृजन किया। यताति श्रृंखला बहुत ही फेमस श्रृंखला है, जिसको बनाने वाले कलाकार कौन है? ए रामचंद्रन, अच्युतम रामचंद्रन। इसका पूरा नाम क्या है? अच्युतम रामचंद्रन। अच्युतम रामचंद्रन, इसका पूरा नाम है अच्युतम रामचंद्रन। अच्युतम रामचंद्रन, अच्युतम रामचंद्रन इसका पूरा नाम है। ए रामचंद्रन, ए इंग्लिश में है ऐसे ए, तो ए का क्या बनेगा? अच्युतम। अच्युतम रामचंद्रन पूरा नाम है, जिसने कौन सी श्रृंखला बनाई है? यताति श्रृंखला बनाई है। आप रट लीजिए, यताति श्रृंखला बहुत ही फेमस है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गढ़ी कलाकार परिसर कहाँ पे है? फ्रेंड्स, ये गढ़ी कलाकार परिसर है नई दिल्ली में। कहाँ पे है? नई दिल्ली में। ये भी आरपीएससी के एग्जाम में ऐसे मानो आप 30 क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं ज्यों के त्यों, तो ये पुराने पेपर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो गढ़ी परिसर कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। कहाँ पे है? नई दिल्ली में। आप अगर इस वीडियो को स्किप करोगे तो आपको लॉस होगा, अगर आप इस वीडियो को स्किप नहीं करोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखें, अच्छे से देखें, क्योंकि मैं हर एक जगह कुछ न कुछ नई चीज़ें बता जाता हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह जाती है। तो आप ऐसा ना करें, इसको पूरा देखें। अभी देखिए, एन आर्टिस्ट फेमसली नाउन एज तांत्रिक आर्टिस्ट, ब्लैक मैजिशियन, काले जादूगर, तांत्रिक आर्टिस्ट यानी काला जादूगर, तांत्रिक चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो कौन है? GR संतोष, जिनका जन्म कहाँ पे हुआ था? कश्मीर में, शिमला के, कश्मीर के रहने वाले थे। तो GR संतोष तांत्रिक चित्रकार के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इनकी कला किससे संबंध रखती है? तांत्रिक कला से संबंध रखती है, इसलिए इसको तांत्रिक चित्रकार के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसने तांत्रिक पे कुछ निरीक्षण वगैरह किए थे। तो GR संतोष तांत्रिक चित्रकार के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसकी चित्रकला क्या है? तांत्रिक।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अमरनाथ सहगल किस रूप में प्रसिद्ध है? तो अमरनाथ जो सहगल है वो मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध है। किसके रूप में प्रसिद्ध है? मूर्तिकार। अमरनाथ सहगल कौन है? मूर्तिकार है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अनीश कपूर कौन है? तो फ्रेंड्स अनीश कपूर एक मूर्तिकार हैं। कौन है? मूर्तिकार हैं। भारतीय ब्रिटिश मूर्तिकार है। कौन है? भारतीय ब्रिटिश मूर्तिकार, इंडियन ब्रिटिश स्कल्पचर आर्टिस्ट। कौन? अनीश कपूर। अनीश कपूर धातु मूर्ति शिल्प बनाने के लिए प्रसिद्ध थे। किसके लिए? धातु मूर्ति शिल्प बनाने के लिए प्रसिद्ध थे। अब देखो इनकी कुछ कलाकृतियां हैं, वो इनके बारे में बता देता हूँ। इनकी एक प्रसिद्ध कलाकृति है क्लाउड गेट। क्या है? क्लाउड गेट। क्योंकि अनीश कपूर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें स्पेशल आया अनीश कपूर कौन है, तो आगे आरपीसी के जो एग्जाम होगा उसमें अनीश कपूर की कलाकृति का नाम देकर के आपको पूछेंगे, तो मैं तभी आपको पहले ही बता देता हूँ, जरूर बताऊँगा। तो क्लाउड गेट है, पहली कृति कौन सी है? क्लाउड गेट। तो इनमें से कोई सी भी आपको एक कलाकृति देखने को मिलेगी और अनीश कपूर पे क्वेश्चन जरूर बनेगा, 100% मैं श्योर हूँ। तो आप इसको याद कर लीजिए। क्लाउड गेट अनीश कपूर की एक कृति बनाई गई है जो शिकागो के मिलेनियम पार्क में है। कहाँ पे है? शिकागो के मिलेनियम पार्क में क्लाउड गेट। एक है स्काई मिरर। क्या है? स्काई मिरर। एक है स्काई मिरर और एक है लेविथान। एक कौन सी है? लेविथान है। लेविथान। एक है लेविथान। क्लाउड गेट, स्काई मिरर और लेविथान, ये तीन बता दी। इसके बाद में एक है टेमेनोस। एक है टेमेनोस। क्या है? टेमेनोस। एक है टेमेनोस। इसके अलावा एक है टर्निंग द वर्ल्ड अपसाइड डाउन। क्या है? टर्निंग द वर्ल्ड, ये आप लिख लीजिए सारी चीजें। टर्निंग द वर्ल्ड अपसाइड डाउन। टर्निंग द वर्ल्ड अपसाइड डाउन, ये यरूशलेम में है, इजराइल म्यूजियम में है। कहाँ पे? यरूशलेम इजराइल म्यूजियम में है। टर्निंग द वर्ल्ड अपसाइड डाउन ये एक स्कल्पचर है, तो ये मूर्तिकार है। ठीक है, अभी इनको देखो, भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण दिया गया था 2010 में, 2012 में इनको पद्म भूषण मिला था। 2010 में पद्म भूषण किसको मिला था? वो अर्जुन लाल प्रजापति था जो राजस्थान के कलाकार थे। और ये 2012 में इसको क्या मिला है? पद्म भूषण। किसको मिला है? अनीश कपूर को 2010 में। और 1991 में इसको टर्नर पुरस्कार मिला है। क्या मिला है? टर्नर पुरस्कार 1991 में। भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण 2012 में मिला है। किसको मिला है? अनीश कपूर को। रट लीजिए, 2012 में पद्म भूषण अनीश कपूर को मिला है। ये मूर्तिकार हैं। और इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 12 मार्च 1954 को। 1954 में इनका जन्म हुआ था अनीश कपूर का। और 2012 में क्या मिल गया? पद्म भूषण। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 98 राजस्थान में 1957 में कला उत्थान के लिए जो संस्था शुरू हुई थी वह कौन सी है? राजस्थान में 1957 में जो कला उत्थान के लिए जो संस्था शुरू हुई थी वो कौन सी है? वो है ललित कला अकादमी जयपुर। क्योंकि ललित कला अकादमी जयपुर की स्थापना कब हुई थी? 1957 में। कब हुई थी? 1957 में। याद रखना, ललित कला अकादमी जयपुर की स्थापना कब हुई? 1957 में। अब देखिए, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर, ये वेस्ट जोन जो कल्चरल सेंटर है, वेस्ट जोन कल्चरल सेंटर जो है वो उदयपुर में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985-86 के समथिंग। तो 1985-86 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर आता है JKK, जवाहर कला केंद्र जयपुर। जवाहर कला केंद्र जयपुर की स्थापना कब हुई थी? 1993 में, 1993 में। उसके बाद में आता है लोक कला मंडल उदयपुर। लोक कला मंडल उदयपुर की स्थापना कब हुई थी? 1952 में। कब हुई थी? 1952 में। याद रखना, ललित कला अकादमी जयपुर की स्थापना 1957 में। लोक कला मंडल उदयपुर की स्थापना कब हुई थी? 1952 में। जवाहर कला केंद्र जयपुर की JKK, इसको बोलते हैं JKK, जवाहर कला केंद्र JKK की स्थापना कब हुई थी? 1993 में, 1993 में। बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आता है पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, जो कहाँ पे है? उदयपुर में। ये रट लीजिए, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पे है? उदयपुर में। ये क्वेश्चन आगे भी हमें RPSC का जो एग्जाम होगा उसमें हमें जरूर देखने को मिलेगा। तो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर में है। उसकी स्थापना कब हुई थी? 1985-86 में। कब हुई थी? 1985-86 में। ललित कला अकादमी जयपुर की स्थापना कब हुई थी? 1957 में, 1957 में। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन देखिए।
निम्न में से किस समूह के सभी कलाकार कलाविद हैं? सभी कलाकार कलाविद हैं। तो फ्रेंड्स, इनमें से सभी कलाकार कलाविद कौन हैं? परमानंद चोइल, परमानंद चोइल जिसे बोलते हैं भैंसों का चितेरा, परमानंद चोइल, सुरेश शर्मा, रणजीत सिंह चूड़ावाला, रणजीत सिंह चूड़ावाला। तो परमानंद चोइल, सुरेश शर्मा, रणजीत सिंह चूड़ावाला, ये तीनों क्या है? ये तीनों कलाविद कलाकार हैं। इनको कलाविद पुरस्कार मिला है। कलाविद से सम्मानित कलाकार हैं, कलाविद से सम्मानित कलाकार हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन। नंदलाल बसु ने हरिपुर में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का बैनर किस सन में चित्रित किया था? हरिपुर के अधिवेशन के लिए बैनर डिजाइन किए थे। हरिपुर अधिवेशन के लिए बैनर डिजाइन किए थे। क्या डिजाइन किए थे? बैनर डिजाइन किए थे। किसने डिजाइन किए थे? नंदलाल बोस ने डिजाइन किए थे। हरिपुरा अधिवेशन हुआ था अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का, उसके लिए बैनर बनाए थे। किसने बनाए थे? नंदलाल बोस ने बनाए थे। और वो कब बनाए थे? 1937-38 में बनाए थे। कब बनाए थे? 1937-38, 1937-38, 1938 में, 1937-38 में बनाए थे। और इसका टाइटल क्या था? किसान को लेकर था। क्या था? किसान को लेकर। भारतीय जो किसान होते हैं, किसानों को लेकर बैनर बनाए थे। किसने बनाए थे? नंदलाल बसु ने। याद रखना, हरिपुर अधिवेशन के लिए जो पंडाल सजाया था उसमें बैनर डिजाइन किए थे। किसने डिजाइन किए थे? नंदलाल बोस ने किए थे। और उसकी थीम क्या थी? भारतीय किसानों की थीम थी। और कब की बात है वो? 1937-38 की बात है। रट लीजिए कब की बात है? 1937-38 की बात है। 1937-38, 1937-38। तो फ्रेंड्स, अब तक हमने 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो ये हमारा पार्ट 3 था। अभी ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए क्या करेंगे, हम आगे जो क्वेश्चन बच गए हैं, जो पेपर बच गया है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करो, मुझे बताया करो कि वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो आप कमेंट करो। कमेंट करोगे तो मुझे भी हौसला होगा कि हाँ, भी वीडियो अच्छा बन रहा है, मैं अच्छा एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। तो अगर मैं एक्सप्लेन अच्छा कर रहा हूँ, अच्छा समझा रहा हूँ, तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और कुछ इम्प्रूवमेंट करना है या कुछ अलग तरीके से कराना है तो वो भी मुझे सुजेस्ट करें। तो आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसको लाइक भी ज़रूर कर दें। और आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो ये जो ग्रुप है ये टेलीग्राम में भी चल रहा है, जो है ललित कला ज्ञान नाम से। किस नाम से है? ललित कला ज्ञान नाम से है। ललित कला ज्ञान, ललित कला ज्ञान, ये आप उसमें सर्च करोगे टेलीग्राम में तो आपको मिल जाएगा ललित कला ज्ञान। तो इससे पहला हमारा चैनल है वो है स्टडी इन मोबाइल। आपने सुना होगा स्टडी इन मोबाइल, जिसमें आप ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके होंगे शायद, स्टडी इन मोबाइल। तो ये हमारा दूसरा चैनल है ललित कला ज्ञान। तो इसमें भी हम पढ़ाएंगे, इसमें पेपर सोल्व कराएंगे, ज़्यादातर अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, हर चीज़ें अलग, कुछ अलग वे में लेके आए हैं। इसलिए ये नया चैनल हमने क्रिएट किया है, जो ललित कला ज्ञान नाम से बनाया है। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, धन्यवाद।